देश भर में हिंदू और मुस्लिम को लेकर एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। तुष्टीकरण का आरोप नेताओं पर लगता है। बंगाल हिंसा के बाद ये चीजें और ज्यादा सतह पर फलक पर नजर आ रही हैं और जाहिर है हिंसा हुई है तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि हिंसा ना हो। इसके अलावा वो जो तुष्टीकरण का आरोप है, ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को भी घेर रही है। उनका कहना यह है कि बीजेपी फंडिंग करती है दंगों की। तो सत्य क्या है? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है, केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, और इन सब के बीच जो एक सांप्रदायिक सौहार्द है, जो सद्भावना है देश में, जिसके लिए भारत को जाना जाता है, कम से कम उसे तोड़ा मरोड़ा ना जाए या उसमें किसी तरह का कोई शेक पैदा ना हो, ये सबसे जरूरी है। और इन्हीं तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक कुमार जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं। उनसे बात करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर सबसे पहला प्रश्न मेरा यही कि बंगाल में जो भी हुआ, इसमें क्या आपको लगता है कि रूट कॉज क्या रहा? क्योंकि राम नवमी के मौके पर हिंसा शुरू हुई, उसके ठीक पहले स्टेट की मुख्यमंत्री का एक बयान आता है कि मुस्लिम इलाकों से परहेज किया जाए, यानी कि एक तरीके से सेगमेंटेशन हुआ, हिंदू अलग और मुस्लिम अलग। क्या बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट आपको ये बयान ठीक लगता है? मैं समझता हूँ कि वो बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कोई भी कार्यक्रम करते समय हिंदुओं को ये देखना पड़ेगा कि उनके रास्ते में कोई मस्जिद पड़ती है कि नहीं, या कितने मुसलमान रहते हैं? क्या ताजिए का जुलूस निकालने के पहले उस रास्ते के मंदिरों को देखा जाएगा? क्या सड़क के हिस्सों को मुसलमान और हिंदू हिस्सों में बांट दिया जाएगा? ये तो ठीक नहीं होगा। भगवान का जन्म होता है तो हमको आनंद मनाने का अधिकार है। जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे उन्होंने हमला नहीं किया, उन्होंने इनिशिएट नहीं किया, मुसलमानों ने हमला किया। लेकिन ममता बनर्जी शील्ड दे रही हैं और उनका कहना यह है कि रमजान का महीना है, वो लोग अपने रोजे में मसरूफ हैं, उनके पास समय नहीं है इस तरह की हिंसा का, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। मैं कहूँगा तो फिर किसने पत्थरबाजी की? मीडिया रिपोर्ट्स तो ये हैं कि मुसलमानों ने की और रमज़ान के महीने में की। पर अगर रमज़ान स्पेशल है तो रामनवमी भी तो स्पेशल है। वो अपना रमज़ान करें, उपवास करें, हिंदू राम जन्मोत्सव मनाएं, इसमें क्लैश कहाँ था? पर वहाँ के हाई कोर्ट ने हनुमत जयंती के लिए जो आदेश दिया है, वो हाई कोर्ट द्वारा वहाँ की राज्य सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव जैसा है। जो 3 हॉट स्पॉट्स हैं, हाई कोर्ट ने कहा है कि वहाँ पर केंद्रीय बल सुरक्षा करेंगे। तो अगर किसी राज्य के हाई कोर्ट को ये कहना पड़े कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम राज्य का है पर राज्य नहीं कर पाएगा, केंद्र के बल भेजे जाएं, तो ये आकलन कितना बड़ा है, कितना खतरनाक है। और मुख्यमंत्री ने क्या किया? उन्होंने हमलावरों की निंदा नहीं की, उन्होंने कहा ये रामनवमी का जुलूस लेकर गए ही क्यों? दंगों का आरोप बीजेपी पर है और बाकायदा उन्होंने जो पब्लिक स्टेटमेंट दिया एक चुनावी रैली में, उन्होंने कहा कि लोग आए, बाहर से लोग आए, होटल्स में ठहरे, 5 स्टार होटल्स में ठहरे, मीटिंग की, दंगा कराया, बीजेपी नेताओं से मिले और चले गए। दंगों की फंडिंग का आरोप बीजेपी पर है और एक और बड़ा स्टेटमेंट ये है कि बीजेपी जहां जहां है वहां दंगे करा। मैं उनसे उत्तर मांगना चाहता हूँ। उनके पास पुलिस है, उनके पास सीआईडी है और उनके पास सूचना भी है। तो अगर वो जो कह रही हैं वैसा हुआ तो जो लोग आए उन्हें आने क्यों दिया गया? जिन्होंने फंडिंग करी उनको फंडिंग क्यों करनी दी? वहाँ की पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये आरोप झूठे हैं और ये बात ठीक नहीं है कि जहाँ बीजेपी है वहाँ ऐसा होता है। बंगाल में तो बीजेपी नहीं है, वो स्वयं है। बिहार में तो बीजेपी का शासन नहीं है, आंध्र में, तेलंगाना में बीजेपी का शासन नहीं है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का शासन नहीं है। इसलिए दंगे शासन देख के नहीं हो रहे। दिल्ली में दंगा हुआ तो यहाँ तो आम आदमी पार्टी का शासन है। सर माना तो ये जाता है ना कि क्योंकि विश्व हिंदू परिषद भी एक ऐसी संस्था है जो हिंदुत्व का झंडा पूरी दुनिया में, या हिंदुत्व का परचम पूरी दुनिया में एक तरीके से ऊपर उठाती है, और कहा यह भी जाता है कि बीजेपी की वो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, भले आरएसएस को कहा जाए, विश्व हिंदू परिषद को भी एक तरीके से एलाय माना जाता है।
तो सर ये क्या अपने अपने टर्फ पर खेलने जैसी बात है क्या? क्योंकि एक तरफ हिमंता बिस्वा कहते हैं कि हमें इस 20% वोट की जरूरत है ही नहीं जीतने के लिए। मदरसों को लेकर एक कैंपेन चलता है, उसको एक नैरेटिव में लाने की कोशिश होती है। तो क्या ये अपने अपने टर्फ पर खेलने जैसा मसला है कि कैसे आप इसको डिफेंड करेंगे? अगर मैं अपने घर में व्यायाम करता हूँ, जिम में जाता हूँ और अपने को स्वस्थ बनाता हूँ, तो क्या ये कोई आरोप है? अगर हम हिंदू समाज को संगठित करते हैं, उसको स्वस्थ बनाते हैं, किसी के विरोध में नहीं, लड़ने के लिए नहीं, इसलिए कि हिंदू को अच्छा रहना चाहिए। सर एक इलेक्टेड सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो इलेक्टेड सीएम है, अगर वो पे टिप्पणी नहीं करूं। जी नहीं, लेकिन वो बीजेपी के एक बड़े मजबूत नेता हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में उनके जितना मजबूत नेता आज भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। वो अगर किसी पब्लिक गैदरिंग में कहते हैं तो क्या ये एक अविश्वास पैदा नहीं करता एक स्पेशल सेगमेंट में? मैं अपने मित्रों को बहुत बार कहता था, कांग्रेस के, बाकी पार्टियों के, कि देखो ये घाटे का सौदा है। अगर तुम मुस्लिम वोट बैंक बनाओगे, बनाने की कोशिश करोगे, तो बीजेपी के प्रयत्न के बिना भी स्वाभाविक एक हिंदू वोट बैंक बनेगा और नंबर्स गेम में माइनॉरिटीज हार जाएंगी। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक बनाने की चेष्टा होती है, ममता जी ने तो साफ साफ कहा 33%। आपको ध्यान होगा मायावती जी ने कहा था मैंने 100 टिकट मुसलमानों को दिए। ये वोट बैंक बनाने वालों को हमारा कहना है कि मत बनाओ, क्योंकि ये सेल्फ डिफीटिंग एक्सरसाइज है। आज हिंदू जातियों में बटा हुआ नहीं है, आज हिंदू संगठित है। इसलिए अगर आप मुस्लिम वोट बैंक बनाओगे तो उसका एक रिएक्शन होगा। लेकिन कब्रिस्तान शमशान का बयान तो आता है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आता है। मुझे 2017 का चुनाव याद आता है, यूपी का चुनाव जो कि 7 चरणों में हुआ था, तो वहां भी कब्रिस्तान और शमशान आ जाते हैं तीसरा चरण बीतते बीतते। आप बार बार मेरे से जी भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड के बारे में पूछ रहे हैं। जी, इस प्रश्न के पीछे का मकसद ये है सर कि विश्वास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस अवधारणा को अगर समाहित कर ले हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, तो समस्या कहीं रहेगी नहीं। मुझे भी संतोष होगा, बट वी डू नॉट एडवाइस बीजेपी। हम बीजेपी को राय नहीं देते। हम एक हिंदू संगठन है, हम हिंदुओं को संगठित करते हैं और उनसे कहते हैं भाई अच्छे हिंदुओं की तरह रहो, किसी के विरोध में नहीं करते। राजनीति के लोग क्या करते हैं इसका उत्तर उनसे मांगना होगा, पर सबका विश्वास सरकारों को प्राप्त होना चाहिए और सरकारों ने सबके विश्वास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इससे मैं सहमत हूँ। सर हिंदू राष्ट्र को लेकर बहुत लंबे समय से खबरों के जरिए, नेताओं के बयानों के जरिए या फिर संघ का भी कई दफा इस पर बयान आता है, तो दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो असल हिंदुत्व है क्या? क्या भारत जैसा लोकतंत्र जिसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, उसके भीतर हिंदू राष्ट्र को लेकर इस तरह की सिर फुटव्वल आपको जायज लगती है क्या? और क्या ये आने वाले दिनों में संभव है क्या? आपको ध्यान होगा कि हमारा संविधान जब बना उसी समय पाकिस्तान का भी संविधान बन रहा था। पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है। ठीक उसी समय और जब 10 लाख लोग मारे जा चुके थे, भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से ये कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष रहेगा। तो ये सर्वसम्मति में हम भी शामिल थे। और जब हम कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो वो राज्य के बारे में नहीं कहते। सरकार को हिंदू नहीं होना है, हिंदू को राजधर्म नहीं होना है। राज्य ने हिंदुओं को कुछ विशेष अधिकार दिए और माइनॉरिटीज को पीछे रखा, ऐसा नहीं होना है। इसलिए राज्य के स्तर पर, सरकार के स्तर पर हम धर्मनिरपेक्ष समाज को स्वीकार करते हैं। तो क्या ये जो हम एक तरीके से पॉलिटिकल डिस्कोर्स में देखते हैं हिंदू राष्ट्र, इधर से ओवैसी आ जाएंगे, इधर से अखिलेश यादव आ जाएंगे, इधर से बहुत सारे साक्षी महाराज आ जाएंगे या बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कूदेंगे और इसको और ज़्यादा बड़ा बनाएंगे। आपको क्या लगता है सर कि ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है? एक सांस्कृतिक है, ये राज्य की नहीं है। ठीक है। और इसलिए जो लोग इसको राज्य की कल्पना मानते हैं वो गलत कहते हैं।
भारत में रहने वाले सब लोग अपनी पूजा पद्धति रखें, अपनी पुस्तक रखें, अपना पैगंबर रखें और जो हमारे कलेक्टिव वैल्यूज़ हैं उनका भी आदर करें, इतना ही है। यूसीसी पर आप क्या सोचते हैं? विश्व हिंदू परिषद यूसीसी पर क्या सोचता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक जैसा विधान, एक संविधान, एक निशान, एक विधान, जिस पर एतराज बहुत ज्यादा है। तमाम मुस्लिम संगठनों को भी एतराज है, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स को एतराज है यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू होना, उन्हें अपनी स्वतंत्रता पर आघात लगता है। आपको क्या लगता है? ये जो यूसीसी है ये केवल फैमिली लॉस के बारे में है। प्रॉपर्टी के बारे में तो भारत में एक ही कानून है किसी भी धर्म के लोगों। सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी एक ही है, क्रिमिनल लॉ भी एक सा है। मुसलमान शरिया के राज से पोषित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि मुसलमान चोरी करेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। बाकी सब लॉज ऑलरेडी एक से हैं, फैमिली लॉज एक से नहीं है। सर, आज बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस जो है वो मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 मिनट का एक भाषण भी दिया। उन्होंने हनुमान जी का जिक्र किया और क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव भी है तो आपको उसकी भी बधाई के साथ साथ उसकी शुभकामनाओं के साथ साथ एक प्रश्न पूछती हूँ। कैन डू प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसके अलावा ये भी कहा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था 370 हटेगी। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया, उन्होंने तमाम 3 तलाक का भी उन्होंने जिक्र किया। सर, मैं अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें पूछना चाहती हूँ आपसे कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, घोषणा पत्र में था, कितनी भूमिका बीजेपी की आप देखते हैं या बीजेपी एस्टैब्लिशमेंट की देखते हैं? या मैं सीधे सीधे अगर प्रश्न आपसे करूं तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी भूमिका आप देखते हैं? कोर्ट का निर्णय आने में तो कोर्ट की भूमिका है। उसके बाद में ट्रस्ट बनना था, भूमि ट्रस्ट को सौंपनी थी। उन दोनों कामों को इस सरकार ने समय पर किया। मुझे बहुत संतोष हुआ जब सरकार ने ट्रस्टियों की नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, किसी और मंत्री को, भाजपा के किसी भी नेता को ट्रस्टी नहीं बनाया। मुझे संतोष हुआ। बीजेपी ने जो ट्रस्ट बनाया सरकार ने, और ट्रस्ट बनाने के आधे घंटे में ज़मीन वापस सौंपी, ये उसकी बड़ी उपलब्धि है। और अभी जो विकास कार्य होने हैं, सड़कें चौड़ी होनी है, हवाई अड्डा बनना है, रेलवे स्टेशन का विकास होना है, नई अयोध्या नगरी बसनी है, उसमें भी वो अच्छा काम कर रहे हैं। सर, 2014 हमने देखा, 2019 हमने देखा और अब 2024 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच में बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस भी हुए, राज्यों में चुनाव हुए और एक सिरे से ऐसा माना जाए कि लगातार बीजेपी न सिर्फ केंद्र में बल्कि राज्यों में भी बेहतर करती हुई नजर आई। अब 2024 की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं सर, तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी भी एक उभरते हुए कद के नेता के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उनकी संसद सदस्यता का चला जाना और ये आरोप लगना कि महज 24 दिन के भीतर भीतर इस पूरे केस की प्रोसीडिंग्स हो जाना और फिर फैसला भी आ जाना, इसमें क्या कोई आप पॉलिटिकल वेंडेटा देखते हैं? और आप राहुल गांधी को एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहाँ रेट करते हैं? 24 दिन में नहीं, 3 साल में हुआ है फैसला। सर, अंत के 24 दिन जो हाई कोर्ट चले गए, स्टे मिल गया, फिर इधर वाली कोर्ट में आ गया, सेशंस कोर्ट में। राहुल गांधी ने वास्तव में एक लंबी पथ यात्रा की है और उनके खिलाफ फैसला आना, सदस्यता जाना, घर खाली करने के लिए कहना, इसमें से उनकी छवि भी बन रही है। ऐसी छवि को वो चाहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता है। किस तरह की छवि बन रही है? ऐसी छवि माने वो निरंतर चर्चा में आती है। चर्चा में बीजेपी ये चाहती है कि राहुल गांधी चर्चा में रहे? मुझे नहीं पता, पर वो इस छवि से विपक्ष के नेता बनेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। तृणमूल उनको स्वीकार नहीं करेगी, नवीन पटनायक स्वीकार नहीं करेंगे, अखिलेश यादव स्वीकार नहीं करेंगे। ये आप आश्वस्त हैं इस विषय में? ऐसा मुझे लगता है देखने से। नरेंद्र मोदी देश को 2014 से लीड कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के समकक्ष उन्हीं की भूमिका में कौन ऐसा पोटेंशियल आप बीजेपी में देखते हैं जो उन्हीं की तरह लीड करेगा बीजेपी को इसी तरह से करिश्माई अंदाज में? जब मैं छोटा था तो अखबारों में एक सवाल चलता था, हु आफ्टर नेहरू? नेहरू के बाद कौन? और सब लोग उत्तर देते थे कोई है नहीं।
इंदिरा जी के समय में ये सवाल चलता था हु आफ्टर इंदिरा, पर अभी तो ये सवाल उठ भी नहीं रहा, क्योंकि अभी कोई कुर्सी खाली तो है नहीं। अभी तो मोदी हैं और अगले चुनाव में वो दोबारा आए ऐसा लोगों को लग रहा है। आपको क्या लग रहा है 2024 का नतीजा क्या मैं होगा? पैथोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मेरा इस पर कुछ अनुभव नहीं है, पर मुझे लगता है कि लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार से संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि वो आरएसएस पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से जो आदेश पारित होता है वो यहाँ पर उसको अकोमोडेट किया जाता है या एक तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। क्या ये सच है? मैं कहूँगा कि विश्व हिंदू परिषद के बारे में तो मेरा अनुभव ऐसा नहीं। ठीक है। हम संघ के साथ चर्चा करते हैं, सलाह करते हैं, वो हमको आदेश नहीं देते, वो हमको नियंत्रण नहीं देते। हम सलाह मांगने जाते हैं तो सलाह दे देते हैं। मेरा अंदाजा है कि बीजेपी में भी ऐसा ही होगा। और कोई कल्पना करे कि सरसंघ चालक सवेरे 4:15 बजे नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके आपको दिन में क्या बोलना है, क्या करना है, किसको रखना है, किसको निकालना है, ऐसा बताते होंगे और नरेंद्र मोदी ऐसा मान लेते होंगे, ऐसे वो दोनों नहीं है। संसद में अक्सर ये आरोप लगता है कि चर्चा नहीं होती, संसद में बगैर चर्चा के कानून पारित कर दिए जाते हैं। वो भले ही कश्मीर मुद्दे पर हमने देखा, 370 को लेकर देखा, 3 तलाक को लेकर देखा। इस पर आपका कोई स्टैंड? चर्चा होगी तो सबको आनंद होगा। लोकतंत्र चर्चा का शासन है, पर हंगामे कौन करता है ये भी देखना होगा। हम सबको लगता है कि चर्चा होगी तो अच्छा है और किसी को वेल में नहीं जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी और अडानी का रिश्ता, विपक्ष खासा हमलावर रहा, बजट सत्र पूरा धुल गया जिस पर करोड़ों रुपए सुहा हुए होंगे जनता के। इस आरोप में कितना दम देखते हैं आप? बहुत सारे मामलों में ये लोग मांग करते थे सुप्रीम कोर्ट जांच करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति बना दी। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कुछ नाम दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन नामों को देखने से इनकार कर दिया था और कहा था तुम्हारे लोगों को नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं नाम तय किए। वो कमेटी इस सब बात को जांच रही है। क्या ये अवसर नहीं देना चाहिए कि कमेटी अपनी जांच पूरी करके निर्णय दे देवे? क्या सुप्रीम कोर्ट का भी विश्वास नहीं करना चाहिए? और जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी तो अलग से जेपीसी बनाने की मांग का औचित्य क्या है? तो मैं समझता हूँ कि ये केवल पॉलिटिकल अपमेनशिप में ये सब कहा जा रहा है। और अगर किसी के पास में सामग्री है, किसी के पास में प्रमाण है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताते हो वो अपने एफिडेविट के साथ में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को क्यों नहीं बताते? मैं सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा करना ठीक समझूंगा। राहुल गांधी ने जो विदेश में कहा, क्या वो इतना ऑफेंसिव था कि उस पर संसद का पूरा सत्र धुल जाए कि राहुल गांधी की माफी जब तक नहीं होगी तब तक सत्र नहीं चलने दिया जाए? मुझे जनसंघ के, मैं इस दूसरी बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा। संसद का सत्र चलना नहीं चलना ये एक पॉलिटिकल इशू है। मुझे एक छोटी सी बात याद है, जब नेहरू इंग्लैंड जा रहे थे 50s में, तो जनसंघ के लोगों ने ये कहा कि हम वहाँ पर उनके खिलाफ प्रदर्शन करें। उस समय संघ के सरसंघ चालक पूजनीय गुरु जी से पूछा गया, वो राजनीतिक विषयों पर नहीं बोलते थे, पर वो बोले, उन्होंने कहा बहुत गलत हो रहा है, हम भारत में अलग अलग लड़ सकते हैं, पर जब वो विदेश में गए हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ उनके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। यहाँ तो उन्होंने आगे बढ़कर ये भी कहा कि भारत में लोकतंत्र का क्षरण हो रहा है और यूरोपियन देश और अमेरिका इसको केवल देख रहे हैं। तो क्या ये इस बात की शिकायत नहीं थी कि तुम हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? क्या ये विदेशी हस्तक्षेप को निमंत्रण देने की बात नहीं थी? विदेशी हस्तक्षेप को आमंत्रण करोगे तुम भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए। अगर शहीदों के परिवार से आते हो तो तुमको ध्यान नहीं है कि जब से भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हुआ, उनकी सफलता में वो लोग थे जो अपने राज्य में कुछ गलती को ठीक करने के लिए उनकी सहायता देते थे। कोई स्वाभिमानी राष्ट्र ऐसा नहीं करता, कोई स्वाभिमानी नागरिक ऐसा नहीं करता। चीन को लेकर बहुत बड़ा आरोप है कांग्रेस का और गंभीर आरोप है कि लगातार चीन हमारी जमीन हड़प रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उनको शील्ड करते हैं, शेल्टर देते हैं और इसीलिए चीन बार बार हिमाकत करता है। अरुणाचल प्रदेश की भी 11 और जगहों के नाम बदल दिए गए, 3री दफा हुआ। अपने घर में बैठकर नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है?
अगर मैं यहाँ बैठकर तय कर दूं कि कुतुब मीनार को विष्णु ध्वज कहेंगे, उससे वास्तविकताएं नहीं बदलती। मुझे ध्यान है, मैं बच्चा था जिस समय चीन का हमला हुआ था। नेहरू जी विदेश चले गए थे। 32,000 वर्ग मील भूमि ये चीन ने भारत की हथिया ली थी। संसद ने प्रस्ताव पास किया था कि हम मुक्त कराएंगे। कांग्रेस का शासन उसके बाद कई दशकों तक रहा, मुक्त क्यों नहीं कराया? उसके बाद में जब भूमि पे कब्जा कर लिया तो एंटोनी ने राज्यसभा में कहा, आप चीन के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी ताकत का आपको पता है? ऐसे लोग, मुझे तो बहुत संतोष होता है इस बात से कि कई सालों से भारत की उत्तरी सीमा पे चीन को उत्तर देने के लिए हमारी सेना आई बॉल टू आई बॉल, आँख में आँख डालकर खड़ी है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ है, वहाँ की सड़कें ठीक हुई हैं, वहाँ के एयरपोर्ट्स ठीक हुए हैं, वहाँ पे रहने की व्यवस्थाएं हुई हैं, और चीन की किसी भी हिमाकत को उत्तर देने की सामर्थ्य भारत में आज है। इसलिए राजनीतिक दुर्भावना से जो आरोप लगाए जाते हैं, उनकी अधिक परीक्षा करके देखना चाहिए। सर, अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संभाल रहे हैं। 2024 का चुनाव भी उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाना है। अमित शाह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल ही रहे हैं। लेकिन संपूर्ण विपक्ष, समूचा विपक्ष, उसमें कोई ऐसा नेता जो इस पॉलिटिकल वेंडेटा से मुक्त होकर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ देश हित में काम कर रहा है, उसमें आपको पोटेंशियल दिखता है, वो एक खाली गैप को भर सकता है, वो भारत को विश्व में महाशक्ति बनाने की तरफ अपनी भूमिका में रहते हुए कुछ बेहतर कर सकता है? बड़ा चेहरा कोई 1 2 3 अगर मैं आपका ये आखिरी प्रश्न है, इसका भी उत्तर यही है कि मेरी राजनीति की समझ कम है, और मैं ये नहीं मानता कि विपक्ष में ऐसे लोग नहीं होंगे। ढूंढेंगे तो मिलेगी, अवसर मिलेगा तो बढ़ेंगे। फिर भी आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया, ममता बनर्जी का जिक्र किया, नवीन पटनायक का जिक्र किया। मैं वास्तव में नहीं जानता जी, किसी के भीतर आपको कोई कैपेबिलिटी, क्षमता नहीं दिखती? मैं आपको और स्पष्ट कहूं तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता। आप पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं? नहीं, मैं अपने प्रीमाइसिस में रहना चाहता हूँ। जी, जिस काम को मैं कर रहा हूँ उसके बारे में आप पूछेंगे तो निसंकोच बताऊंगा। जो काम मैं नहीं कर रहा हूँ और जिसको मैं त्यागपत्र दे के छोड़ के आया था 2014 में अब बहुत कर लिया ऐसा मान करके मोदी जी का राज आ गया, तो मैंने राजनीति छोड़ करके सामाजिक काम शुरू कर लिए थे। इस देश के युवाओं को हिंदुत्व का क्या मानी आप समझाना चाहेंगे? क्योंकि हिंदुत्व को हिंदू धर्म से जोड़ देना, भारत में तो बहुत सारे धर्म हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं, हिंदुओं को सिर्फ हिंदुओं से जोड़ना, या फिर इसकी कोई एक और परिपाटी या परिभाषा देना चाहेंगे? की व्याख्या ठीक है। हिंदू होना माने एक अच्छा व्यक्ति होना, सबका विचार स्वीकार करने वाला व्यक्ति होना, इस प्रकृति के मालिक नहीं है, हम प्रकृति का भाग हैं ऐसा होना, दूसरे की बात सुनने समझने की कुव्वत होना, अपने जीवन में संयम से रहना और कुछ सेवा करना, ऐसा होगा तो अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आलोक जी। और विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक जी ने बहुत सारे मुद्दों पर तो राय रखी, बहुत सारे मुद्दों पर वो पॉलिटिकली करेक्ट होते हुए बोलने से गुरेज करते रहे, और ये ठीक भी है। जैसा उन्होंने कहा कि वो अपनी ही टेरिटरी में रहना चाहते हैं। कुल मिलाकर देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा सबसे ज्यादा सतह पर है, उस पर उनका विचार बेहद स्पष्ट है। फिलहाल इजाजत दीजिए, इस खास बातचीत में इतना ही।